अस्सलाम, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन सम रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ रिएक्शन होते हैं जो प्रोडक्ट बनती है वो किसकी तरह काम कर रही होती है, उसके अंदर कैटलिस्ट की तरह काम कर रही होती है। दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा नेगेटिव कैटालाइसिस। नेगेटिव कैटालाइसिस हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव कैटालाइसिस में हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिड्यूस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों से क्या पूछा हुआ है? प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। फिर आ जाते हैं हम लोग बी ऑप्शन पे, वो है हमारा एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट से क्या मतलब है हमारा? एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट मतलब क्या एक्टिव हो जाए हमारे पास? कैटलिस्ट एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट का कोई इस तरीके का हमसे एमसीक्यूज में जिक्र नहीं है। फिर आ जाते हैं हिट्रोजीनस कैटालाइसिस, जो हमारा सी ऑप्शन है। हिट्रोजीनस कैटालाइसिस में क्या होता है? हिट्रोजीनस कैटालाइसिस में हमारे पास कैटालिस्ट के डिफरेंट फेज होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर आ जाते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शन डी, ऑटो कैटालाइसिस। तो ऑटो कैटालाइसिस में क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट जो है किसकी तरह काम कर रही होती है? खुद एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही होती है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है ऑटो कैटालाइसिस का। तो राइट ऑप्शन हमारा डी है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड एमसीक्यूज पे, जो है हमारा द रिएक्शन रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है सेकेंड एमसीक्यूज है, द रिएक्शन रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज। रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों डिक्रीज हो रहा होता है पैसेज ऑफ टाइम की वजह से? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी तो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड एमसीक्यूज पे। थर्ड एमसीक्यूज हमारा, फॉर द रिएक्शन ऑफ 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीडेशन हो रही है नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो क्या बन रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या जा रहा है? तो यहाँ पर जो हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स का। तो रिएक्टेंट का जब लिखेंगे तो रेट हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट K इज इक्वल टू NO2 और O2। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने फोर्थ एमसीक्यूज पे, चूज द टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास कौन सी कैटालाइसिस हो रही है इस रिएक्शन में? हमारे पास हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो ऑप्शन दिए हुए, होमोजेनस कैटालाइसिस हो रही है इस रिएक्शन में, हेट्रोजेनस कैटालाइसिस हो रही है, या बायोलॉजिकल कैटालाइसिस हो रही है, गैस कैटालाइसिस हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है और सेम कंपाउंड है, तो हमारे पास कौन सी हो रही है? होमोजेनस है। क्योंकि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड होता तो कौन सी होती? हेट्रोजेनस कैटालाइसिस होती है हमारे पास। फिर आ जाते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज पे, हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मुझे क्या बताना है? मेजर क्या बताना है? एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो मुझे पता है, मुझे ऑप्शन दिए हुए चार। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर हमसे बोल रहे हैं बी ऑप्शन में कि जो है the energy of activation of forward backward reaction is same, the energy of activation of backward reaction is more than that of forward reaction। तो हमारे पास और डी ऑप्शन है हमारे पास, the energy of activation of forward reaction is less than that of backward reaction। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए। हमारे पास ए ऑप्शन जो है राइट, वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड इज लेस देन, हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है फॉरवर्ड रिएक्शन से। और ऐसा हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास एंडोथर्मिक में, वैसे हमारे पास क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, हमारे पास जो है बॉन्ड को एक्सेसिव हीट दी जाती है बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में लेस देन क्यों हो रही है? क्योंकि जो है हमारे पास जो एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू फॉर्म प्रोडक्ट। एनर्जी क्या होती है हमारे पास? एब्जॉर्ब करके क्या बनाती है? प्रोडक्ट बनाती है। अब ये एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या करती है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है, जिस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन
of backward reaction is less than that of forward reaction। फिर आ जाता है हम लोग के पास 6th MCQ है, if energy of activated complex is close to energy of reactant it means that the reaction is। बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर एनर्जी जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की क्लोज है, क्लोज है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन मेरे पास कौन सा है, फास्ट है, मॉडरेट है, स्लो है या वेरी स्लो है। तो मेरे पास जो राइट ऑप्शन है वो है मेरा फास्ट होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्लोज टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बहुत ज्यादा करीब है, तो मेरा कौन सा रिएक्शन होगा, एट दैट टाइम मेरे पास फास्ट रिएक्शन होते हैं। अकॉर्डिंग टू द 7th MCQ, अकॉर्डिंग टू द कॉलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन गैस फेज। बोल रहे हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में गैस फेज में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कॉलिजन इज नोन एज। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को बोल रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन होगा, हीट ऑफ रिएक्शन होगा हैज नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन, या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या है कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन गैस फेज में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, उसको बोलते हैं हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कॉलिजन, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फिर आ जाते हैं 8th MCQ पे, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज वेरी लो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है केमिकल रिएक्शन की बहुत ज्यादा लो है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व टू बी वेरी हाई बिकॉज, क्यों मेरे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल का बहुत ज्यादा हाई आ रहा है जब मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी लो है। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम इररेलेवेंट, हमारे पास जो है कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो इररेलेवेंट है, नंबर ऑफ एफिशिएंट और फ्रूट कॉलिजन इज इंक्रीज, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ एफिशिएंट और फ्रूट, या फिर जो है कॉलिजन जो है बढ़ रहा है। देखें जब हमारे पास कॉलिजन बढ़ता है तो वहाँ क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला हुआ था, बोला हुआ है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जब हमारे पास केमिकल एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है लो होती है तो हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है फास्ट होता है, क्योंकि जो है उसके इफेक्टिव कॉलिजन की वजह से और रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से या और हायर रिएक्शन प्रोबेबिलिटी की वजह से उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। तो अब हम लोग के पास जो ऑप्शन दिया हुआ है बिकॉज नंबर ऑफ एफिशिएंट, उसके अंदर क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं और कॉलिजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से रिएक्शन जो है हमारे पास हाई हो रहा होता है। फिर आ जाते हैं 9th MCQ पे, द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड बाय। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर मुझसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर कौन से जो है हमारे पास रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रिडिक्ट करता है, तो उसके अंदर टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस बताता है। तो हमारे पास जो है आर्हेनियस इक्वेशन तो हमें एसिड बेस के उससे बताती है, फ्री एनर्जी चेंज में भी हमें टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं होता। फिर आ जाते हैं हमारा जो वेंडर्स वॉल इक्वेशन है, वेंडर वॉल इक्वेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट का बताती है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है वेंडर वॉल्स इक्वेशन। फिर आ जाते हैं हम लोग 10th MCQ पे, 10th MCQ है हमारा फॉर विच चेंज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम अप्रोक्सीमेटली डबल। किस चेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेरे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा। तो मेरे पास जो है राइट ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। तो मेरे पास बोथ टेम्परेचर पे क्या होगा, बोथ ए एंड बी पर मेरे पास रिएक्शन जो है डबल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अपने 11th MCQ पे, 11th MCQ है हमारा इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कैटलिस्ट इज यूज टू, कैटलिस्ट जो है हम यूज करते हैं लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए, लोअर द पीएच, पीएच को कम करने के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है कैटलिस्ट को जब हम यूज करते हैं तो हम उसमें जो है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ही कर रहे होते हैं कैटलिस्ट यूज करके, ताकि जो है रिएक्शन जो है जल्दी हो जाए हमारे पास। हमारा राइट ऑप्शन जो है ये है लोअर द पीएच, पीएच डिक्रीज करने से मेरे पास जो है रिएक्शन में किसी और तरफ चला जाएगा और उसकी वजह से मेरे पास जो है अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, तो इसलिए जो है हम लोअर द पीएच ऑप्शन को नहीं कर सकते। जो है इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं बढ़ा दूंगी तो मेरे पास जो है बॉन्ड ब्रेकिंग इतनी तेज नहीं होगी, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन भी यूज नहीं हो सकता। और फिर आ जाता है डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अदर रिएक्टेंट्स, क्या कर दूं, रिएक्टेंट का टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर मेरा जो है
अगर रिएक्शन ही नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कैटलिस्ट इज यूज टू, कैटलिस्ट हम यूज किस लिए करते हैं, कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर हम लोग के पास एक कंपाउंड एक 12th एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन फॉर मोर रैपिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। बोल रहे हैं मुझे ये बताओ, एक मुझे दिया हुआ है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, एक दिया हुआ है कैटलाइज्ड रिएक्शन। मुझे बोल रहे हैं कि बताओ मोर रैपिड कैटलाइज्ड रिएक्शन किस में हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है कैटलिस्ट यूज करने से मेरे पास कहाँ हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक में ही मेरा क्या हो गया, कैटलाइज्ड रिएक्शन हो गया। तो ये जो है मेरा बी ग्राफ जो है रैपिड कैटलाइज्ड रिएक्शन शो कर रहा है। और बाकी का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, देखिए इतना ज़्यादा जो है रैपिड नहीं है, यहाँ से पूरे यहाँ तक का टाइम अचीव करने के बाद उसने जो है कैटलाइज्ड रिएक्शन शो किया है। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो है हमारे पास रैपिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है बी में, तो बी ऑप्शन मेरा राइट है। फिर आ जाते हैं 13th एमसीक्यूज पे, रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू। कैटलिस्ट किसका काम करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, या फिर जो है मेरे पास डिक्रीज यील्ड ऑफ रिएक्शन, यील्ड पर फर्क आता है कैटलिस्ट यूज करने से, या फिर जो है मेरे पास डिक्रीज रेट ऑफ, सी ऑप्शन है डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो और ना डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ना उसकी यील्ड पर कोई फर्क पड़ता है, सिर्फ वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट जो है वो जल्दी मिल जाती है कैटलिस्ट यूज करने से। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय द एंजाइम, ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू इथेनॉल में बाय द एंजाइम। कौन सा एंजाइम उसमें प्रेजेंट होता है, इन द ईस्ट, ईस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, जाइमेज का। फिर आ जाते हैं हम लोग 15th एमसीक्यूज पे, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो रेट होता है इंडिपेंडेंट होता है, वो किस पर होता है, तो हमारे पास जो है रेट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन पर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर आ जाते हैं अपने 14th एमसीक्यूज पे, 14th एमसीक्यूज पे हमारे पास क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमारे पास 16 एमसीक्यूज आएगा। रिएक्शन दिया हुआ है 2A प्लस बी प्रोडक्ट, 2A और B कंबाइन हो रहा है तो मेरे पास क्या बन रही है, एक प्रोडक्ट बन रही है। इफ द रिएक्टेंट बी इन एक्सिस, मेरे पास जो है कोई चीज एक्सिस में है, तो मेरे पास B क्या है, 16 में मेरे पास B जो है एक्सिस में है। तो यहाँ पर जो है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इन द गिवन रेट लॉ, रेट के मुझे क्या बताना है, मुझे रेट लॉ बताना है। तो यहाँ पर जो है मेरा रेट लॉ, अब यहाँ पर देखें हमारे पास बी तो एक्सिस में, तो बी का रेट ऑफ रिएक्शन हम काउंट ही नहीं करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, मतलब हमारे पास 2 आ रहा है, तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज पे, फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, ओ 17th एमसीक्यूज है अब हमारा। 17th एमसीक्यूज क्या है, द रेट कांस्टेंट के इज 0.693 मिनट इनवर्स, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी। मुझे क्या बतानी है, टी हाफ बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मेरे पास जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है और मुझे रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है मेरा टाइम कितना होगा, 0.693 डिवाइड बाय 1/2 करूंगी तो मेरे पास के की वैल्यू से डिवाइड कर लूंगी रेट कांस्टेंट के, जब मेरे पास 0.693 और 0.693 ही है द रेट कांस्टेंट के, क्योंकि मुझे बोला है रेट कांस्टेंट के क्या है 0.693 मिनट। और मुझे पता है कि यहाँ पर जो है जब हम हाफ लाइफ निकालते हैं, टी हाफ निकालते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, किसी भी हमारे पास टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, टी हाफ इज इक्वल 0.693, 0.693 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 0.693 से ही डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास के क्या दिया हुआ है 0.693। वैसे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अब हमारे पास के क्या दिया हुआ है, के हमारे पास 0.693 दिया हुआ है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टी हाफ क्या आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने 18th एमसीक्यूज पे, यूनिट ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। मुझे क्या बताना है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ के बताना है, के बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो मुझे पता है जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो हमारे पास सेकंड इनवर्स में जो है इसका यूनिट आता है। फिर आ जाते हैं हम लोग
19 एमसीक्यूज पे रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, उसका रेट जो है मेरा एक की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में अगर 2 मोल तो वो 1 रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरा राइट ऑप्शन जो है इसमें ए है। फिर आ जाते हैं हम लोग 20 एमसीक्यूज पे। 20 एमसीक्यूज है हमारा द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज द रेट ऑफ रिएक्शन इन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है सेम रहता है एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें मेरा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेम रहता है, तो वो मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें क्या होता है मेरे पास रेट कांस्टेंट इज सेम, कांस्टेंट क्या रहता है, सेम रहता है रेट ऑफ रिएक्शन में। फिर आ जाते हैं 21 एमसीक्यूज पे। 21 एमसीक्यूज है हमारे पास द डीकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इस तरीके से मेरे पास क्या हो रही है, मुझे एक स्लो स्टेप बता दिया, एक फास्ट स्टेप दे दिया और मुझे बता दिया ये मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी, मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे क्या बताना है, रेट रिएक्शन बताना है इसका। तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे पता है कि हम रेट ऑफ इक्वेशन जो निकाल रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो किसके जरिए बना रहे होते हैं, तो वो हम बना रहे होते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट के जरिए। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है PCl5 और यहाँ पर H2O। तो PCl5 और H2O क्या बना रहे हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं। फिर आ जाते हैं 22 एमसीक्यूज पे। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन में रेट जो है चेंज नहीं होता द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, भले मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दूं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर कंसंट्रेशन जो है मेरे पास रिएक्टेंट की चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर जो है मुझे ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे पास जो है राइट ऑप्शन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दूंगी तो वो मेरे जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन में वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो सनलाइट से रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाते हैं द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज 24 मिनट। हाफ लाइफ जो है N2O5 की कितनी है, 24 मिनट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द सैंपल ऑफ N2O5 टू डिके 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। बोल रहे हैं ये अपनी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन पर जब ब्रेक होगा, डीके होगा इसके अंदर, तो वो कितने मिनट्स पर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो कंसंट्रेशन दी हुई है, मतलब हमारे पास ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो है वो 25% है और ना N2O5 100% होगा 24 मिनट्स पे। अब टी हाफ मेरा जब 24 है तो मुझे जो है पूरा टोटल टाइम निकालने के लिए वो मेरे पास कितनी होगी, तो वो मेरे पास जो है हमारे पास आ जाएगी हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सैंपल N2O5 टू डीके इट 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ओरिजिनल कंसंट्रेशन में वो कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर जो है मैं 24 को किससे मल्टीप्लाई कर लूंगी, ओरिजिनल कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ को खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 48 मिनट्स। 48 मिनट्स में क्या होगी, जो है हमारे पास सैंपल जो है डीके पर जाएगा। फिर आ जाते हैं when the change 24 MCQ when the change in the concentration is 6 exponent minus 4 mole per dm cube and time for that is change in 10 सेकेंड। टाइम किसमें चेंज हो रहा है, 10 सेकेंड में। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास साफ साफ उन्होंने बता दिया है हमें कि हमारे पास यहाँ पर जो है 6 एक्सपोनेंट माइनस 4 का जो है टाइम 10 सेकेंड अगर मैं बढ़ा दूं तो मेरे पास क्या होगा, 6 एक्सपोनेंट माइनस 4 को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 6 एक्सपोनेंट माइनस 4 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे, इस टाइम को जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ रहा है 6 एक्सपोनेंट माइनस 5। ठीक है, हमारे पास 10 है, एक जीरो और ऊपर जाएगा तो प्लस का भी ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल पता चल जाएगा कि क्या हमारे पास इसकी फिर रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है। फिर आ जाता है 25 एमसीक्यूज पे। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन टी हाफ इज इक्वल 0.693 अपॉन के हाफ लाइफ इज द, बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है हमारे रिलेटेड एक्सप्रेशन के जो है 0.693 अपॉन के है। हाफ लाइफ इज द, हाफ लाइफ क्या होती है हमारे पास, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू इंक्रीज
टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। बोल रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम टेकन कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है उसकी हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू से। या फिर जो है हमारे पास बी ऑप्शन दिया हुआ है, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट fall to half its product वैल्यू। जब टाइम टेक फॉर द कंसंट्रेशन लेते हैं हम, तो प्रोडक्ट ऑफ इंक्रीज, प्रोडक्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बोल रहे हैं, और हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू के मुताबिक आ जाती है। तो ये तो फॉल्स है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है जब वो इंक्रीज हो रही है तो उसके ओरिजिनल वैल्यू के मुताबिक हमारे पास नहीं आ रही है। फिर आ जाते हैं हम लोग टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। टाइम जो है, जो टाइम ले रहा है रिएक्टेंट टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट वैल्यू, तो वो किस में हाफ होता है, उसकी प्रोडक्ट वैल्यू में हाफ होता है, तो ये भी फॉल्स है। फिर आ जाता है सी ऑप्शन पे, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। टाइम कौन टेकन कर रहा है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्या होता है, वो हाफ होता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू। टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारा टाइम ले रही है वो किसके हाफ हो जाता है, फॉल टू हाफ, उसकी ओरिजिनल वैल्यू के हाफ हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ। तो ये हमारा राइट ऑप्शन सी है। फिर आ जाते हैं द रेट 26 एमसीक्यूज पे, द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस कैन बी स्टडीड बाय मेथड। आइंस को हम कौन से मेथड्स के जरिए हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो आइंस को जो है हम रिफ्रैक्ट्रोमीट्रिक मेथड के जरिए स्टडी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं 27 एमसीक्यूज पे, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन है, कैन बी एब्जॉर्ब, कोई एक जो है एब्जॉर्ब कर ले अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी बेस्ट मेजर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके जरिए हम लोग जो है इसका जो है मेजर कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल मेथड के जरिए, ग्राफिकल मेथड के जरिए, स्पेक्ट्रोमीट्री या डिफरेंशियल मेथड के जरिए। तो हम लोगों का जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीट्री। जब रेस की बात आ जाती है, स्टडी करना होता है, तो हम लोग स्पेक्ट्रोमीट्री में पढ़ते हैं कलर्स वगैरह के वजह से भी, और अल्ट्रावायलेट रेस वगैरह जो हम यूज कर रहे होते हैं रेडिएशन वगैरह में, वो स्पेक्ट्रोमीट्री में उसकी स्टडी होती है। फिर आ जाते हैं 28 एमसीक्यूज पे, इफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट इंडिकेट्स अ कांस्टेंट हाफ लाइफ देन द ऑर्डर रिएक्शन विद। बोल रहे हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन जो है टाइम ग्राफ में रिएक्टेंट की इंडिकेट कर रही है कांस्टेंट हाफ लाइफ हमारे पास आ गई है, तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जिसके रिस्पेक्ट द रिएक्टेंट, किसके रिस्पेक्ट से, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास जो है हाफ लाइफ जो आती है इसमें कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में रिएक्टेंट इंडिकेट्स करते हुए, वो आती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फिर आ जाते हैं हमारे पास 29 एमसीक्यूज, चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अजम्पशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो है वो अजम्पशन नहीं है कॉलिजन थ्योरी और रेट ऑफ रिएक्शन की। तो हमारा एमसीक्यूज पहला है, ऑप्शन पहला है, फॉर द केमिकल रिएक्शंस टू अकर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड। केमिकल रिएक्शन जो है मॉलिक्यूल को अकर करते हैं, उसमें पार्टिकल जो है हमेशा क्या होने चाहिए, कोलाइड होने चाहिए, एक दूसरे से टकराव में होने चाहिए। या फिर जो है हमारे पास फॉर रिएक्टिंग पार्टिकल्स मस्ट प्रोसेस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी द एक्टिवेशन एनर्जी। बोल रहे हैं रिएक्ट पार्टिकल मस्ट प्रोसेस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट, रिएक्टिंग पार्टिकल हमारे जो है मस्ट प्रोसेस क्या कर रहे होंगे, हमारे एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये बात कॉलिजन थ्योरी में नहीं है। या फिर है फॉर रिएक्टिंग पार्टिकल, फिर सी ऑप्शन है, एवरी कॉलिजन इज नॉट प्रोडक्टिव, हर कॉलिजन जो है प्रोडक्टिव नहीं होता। ये बात है, एक गलत है, ये बात सही है कि हर रिएक्शन कॉलिजन से ही जो रिएक्शन नहीं होता। फिर आ जाते हैं डी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन है हमारा, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फॉर्म्स एटम रिक्वायर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो है, यहाँ पर हमें बोल रहे थे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास फॉर्म टर्म्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर आ जाते हैं, ये बात हमारी जो है किससे हटकर है, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की नहीं है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन जो है हमने सिलेक्ट किया है। बाकी सारी जो है कॉलिजन थ्योरी में है कि केमिकल रिएक्शन जब अकर होता है तो पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड होने चाहिए,
फॉर रिएक्टिंग पार्टिकल मस्ट प्रोसेस अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो है रिएक्टिंग पार्टिकल्स क्या रखते हैं, कुछ एनर्जी रखते हैं। कॉल्जन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था, और वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। फिर रहता है हमारे पास एवरी कॉल्जन इज नॉट प्रोडक्टिव। ये बात तो कॉल्जन थ्योरी में जो है ट्रू थी कि जो है हर जो कॉलिजन टकराव हो रहा था मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूरी तो नहीं बन रही थी। तो ये ऑप्शन हमारे तीनों सही थे, और ये वाले ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो हमसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था कि हमें कोई भी एक ऑप्शन देके कौन सा जो है कॉलिजन थ्योरी का रेट ऑफ रिएक्शन का जो है अजम्पशन है, तो यहाँ पर हम इन तीनों को बता सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं 30 एमसीक्यूज पे। फॉर एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन। बोल रहे एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो डिपेंड्स किस पे करेगी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, या नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, या फिर जो है हमारे पास बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास जो है ये जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट दोनों पर। एक्सोथर्मिक में तो हमें टेम्परेचर देना होता है हाई, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी जब होती है सही, तो हमारे पास क्या पता चलती है, एक्सोथर्मिक में रिवर्सिबल एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की डिपेंड्स होती है हमारे पास टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पर जो है हमारा बोथ ए एंड डी राइट ऑप्शन है। यहाँ पर मुझसे गलती से टिक हो गए। फिर आ जाते हैं हम लोग 31 एमसीक्यूज पे। इसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं। पर हम लोग का जो 31 एमसीक्यूज है हमसे वही एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जीज एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मुझे पता है, ये वजह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑफ ये भी पढ़ चुके हैं कि क्यों जो है बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ये भी हम रीजन भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाते हैं द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मुझसे पूछ रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताना है। तो यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, तो वो है मेरा राइट ऑप्शन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। फिर आते हैं 33 एमसीक्यूज पे। द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किस कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, और फैक्टर इफेक्ट के कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो यहाँ पर हम लोगों का जो ऑप्शन दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, स्टीशियोमेट्री। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और उसकी जो है फ्लो को पढ़ते हैं, स्टीशियोमेट्री में हम मॉलिक्यूल्स का रेशियो को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो है इलेक्ट्रिकल करंट और उसके फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं, रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर आ जाते हैं उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस वगैरह को पढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं 34 एमसीक्यूज पे। वो है हमारा फॉर विच रिएक्शंस ए gaseous product converted into product when the concentration of a gases doubles the rate of reaction increase 4 folds which mean it is। बोल रहे हैं जब मैंने कंसंट्रेशन ए की डबल करी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, मेरा 4 टाइम बढ़ गया। ठीक है, जब 4 टाइम मेरे पास रिएक्शन बढ़ गया तो वो कौन सा रिएक्शन है मेरे पास। ठीक है, विच मीन इट इज कौन सा रिएक्शन है, तो ये मेरा जो है सेकंड से फोर्थ में चला गया, तो मेरा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो है 35 MCQs है। For which of the following order reaction the rate of reaction is inversely proportional to the concentration of reactant। हमारे पास कौन सा ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ इट रिएक्शन के। तो हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव का साइन आने लग जाता है। फिर आ जाते हैं कैटलिस्ट कैन। कैटलिस्ट हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। फिर आ जाते हैं 37 एमसीक्यूज पे। 36 एमसीक्यूज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम 37 एमसीक्यूज पे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड। जो एनर्जी हम लोग देते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो कौन सी एनर्जी कहलाती है, तो वो मेरी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आयंस वगैरह को तोड़ने के लिए, बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए, लैटिस एनर्जी हमारे आयोनिक उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है लैटिस एनर्जी क्रिस्टलाइन सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तब आती है हमारे पास। तो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने की होती है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। फिर आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज है 38 रेट KNO2 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। इसमें मेरे पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दी हुई है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर मेरा 1 है। फिर आ जाते हैं व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेडिएशन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है मेजर किया जाए अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब जब होती है, तो इसको किस में पढ़ते हैं, तो हम जो जब रेडिएशन की बात करते हैं, तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, हम इसको स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ते हैं, विजिबल रेज और जो है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह को। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रेट ऑफ रिएक्शन, मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे मेरे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन का, जबकि मेरे पास दिया हुआ है NO2 और H2, तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है ओवरऑल रिएक्शन जो है मेरे पास 3 होगा। फिर आ जाते हैं 41 MCQs पे, द कैटालाइसिस इन विच द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन द सेम फेज इज नॉन। बोल रहे हैं कैटालाइसिस में जो कैटलिस्ट जो है हमारा कैटलिस्ट और रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी कैटालाइजेशन कहेंगे, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, होमोजीनस कैटालाइसिस या फिर स्लो या फास्ट। तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में है, तो हम इसको स्लो, ये हमारा स्लो रिएक्शन देंगे। फिर आ जाते हैं स्लो कैटालाइसिस वगैरह। फिर आ जाते हैं व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या चीज जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है हमारे पास गलत है यहाँ पर जो दी हुई उस ऑप्शन में से। तो इट इज हाई एनर्जी स्पीशी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो एक्टिव वो कब होगा, जब उसकी एनर्जी स्पीशी हाई होगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं इट इज अ स्टेबल स्पीशी, इनकरेक्ट है ये बात, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कभी भी स्टेबल स्पीशी नहीं होता हमारा, एक अनस्टेबल स्पीशी होता है जिसकी वजह से वो एक्टिव रहता है। फिर आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमारा डी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट पे, तो ये बात हमारी ठीक है। और इट इज अनस्टेबल स्पीशी, ये बात भी ठीक है। इट इज हाई एनर्जी स्पीशी, जो बात गलत है वो है इट इज स्टेबल स्पीशी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है हमारे स्टेबल स्पीशी नहीं होते, क्योंकि वो रिएक्शन करते रहते हैं और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए तो वो स्टेबल कभी नहीं होते। फिर आ जाता है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग ऑर्डर। हमारे पास ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो चुका है, 2 दफा रिपीट हो चुका है। हमसे बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट जो है सेम होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, तो वो हमारे पास होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन में। फिर आ जाते हैं हम लोग 44 एमसीक्यूज पे, इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मुताबिक ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया मेरे पास, जो है कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डबल हो गई। फिर मेरे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन में जो है कंसंट्रेशन वो क्या हो गई, डबल हो गई, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर भी मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल ही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 45 एमसीक्यूज पे, वो है हमारे पास द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट के इज डीएम क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ये मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें जो है हमारे पास के ये आता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 46 एमसीक्यूज में, 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद रेट 0.6 मोल डीएमक्यू। बोल रहे हैं मेरे पास 1 मोल रिएक्टेंट है जो है रिएक्ट कर रहा है कितने रेट से, 0.6 से। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब मुझे क्या बता दिया है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट बता दिया है, कितने रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ये भी बता दिया है, तो मेरा जो राइट ऑप्शन है, अब यहाँ पर जो है 1 और 0.6 मोल, तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा, 0.6 सेकेंड इनवर्स, इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं एस इनवर्स, इसका यूनिट ऑफ के होता है। फिर आ जाते हैं 47 एमसीक्यूज पे, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन गैसियस स्टेट follows which one of the following order of reaction, इस ये जो मेरे पास दिया हुआ है ये मेरा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ये मेरा जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर आ जाते हैं 48 एमसीक्यूज पे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट बिकॉज, रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है जब कैटलिस्ट को हम ऐड करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्ट विद रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, नहीं, हमारे पास कैटलिस्ट जो है रिएक्ट नहीं करता, या उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज करता है, ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है, बल्कि कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्ट करता है प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए रिएक्ट करता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इंक्रीजेस। अच्छा, हमारे पास जो कैटलिस्ट रिएक्ट करता है वो हमारा प्रोडक्ट के साथ करता है, प्रोडक्ट में हम लोगों को जो है
मिल रहे होते हैं, कैटलिस्ट जैसे अगर हम जो यूज करते हैं उसमें बाय प्रोडक्ट में मिल रहे होते हैं हमें। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेस, या तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देता है हमारे पास, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज और इंक्रीज नहीं करता। फिर आ जाते हैं हम लोग 49 एमसीक्यूज है हमारा, रिएक्शन H2 प्लस Cl2 2HCl इज द 2HCl मेरे पास क्या है, 2HCl जो है मेरा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एमसीक्यूज नहीं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते क्या है। फिर आ जाते हैं हम लोगों के पास जो है 51 एमसीक्यूज है, व्हाट इज कैटलिस्ट वर्क, कैटलिस्ट क्या काम करता है, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन्स को बढ़ा देता है, टकराव को बढ़ा देता है, या फिर इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या करता है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, तो इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का जो प्रोपोर्शन होता है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से एनर्जी भी बढ़ती है और एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, हमारे एक्टिवेशन एनर्जी से जो है एनर्जी बढ़ जाती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो है 52 एमसीक्यूज है, 52 एमसीक्यूज में हमसे बोला हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी इज कॉल्ड, जब रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास किस में ली जा रही हो एज यूनिटी में, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्रीनियस कांस्टेंट, मॉलिक्यूलरिटी, या आइडियल रेट कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास जो है इसको हम जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यूनिटी में ली जा रही है, मतलब वो भी इतना है वो भी इतना, तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं हम इसे। फिर आ जाते हैं रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन का जो है रेट किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, तो वो हमारे पास डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास जो है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन हमें ऑप्शन दिए हुए, और एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो सकता है, और जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन टेम्परेचर है। फिर है हमारे पास 54 एमसीक्यूज विच इज नॉट ट्रू अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी ऐसी बात है जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ट्रू नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है हमारा 54, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी बात जो है ट्रू नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बोल रहे हैं कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं करेगी, तो अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा क्या होगा, चेंज होगा। तो ये बात जो है ट्रू नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात ट्रू है कि अगर मैं सरफेस एरिया को चेंज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा चेंज होगा, ये बात भी सही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन अफेक्ट रेट्स ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, और डी ऑप्शन हमारा कैटलिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। फिर आ जाते हैं 55 एमसीक्यूज पे, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, जब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो स्पेसिफिक इंटरवल टाइम के दरमियान हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर हमारे पास जो है इनिशियल रेट। तो हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ही कहते हैं बस। फिर आ जाते हैं 56 एमसीक्यूज पे, हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास इस तरीके का बोल रहे हैं इफ द स्लोप कर्व, स्लोप क्या है, कर्व है नियर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे ही मेरे पास क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है, तो यहाँ पर जो है इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम है, या ग्रेटर, ग्रेटर हो रहा है हमारे पास शुरू में। तो फिर आ जाते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट के इज सेकंड इनवर्स, अगर मेरे पास जो है सेकंड इनवर्स यूनिट है तो मेरे पास कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, तो मेरे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर आ जाते हैं हमारे पास 58 एमसीक्यूज पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आयोनिक रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनऑर्गेनिक, अब हम लोग को बोला हुआ है 58 एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आयोनिक रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा जो है हमारे पास आयोनिक रिएक्शन जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमारे पास जो है आयोनिक रिएक्शन जो है वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस में जो है केसी की वैल्यू जब हमारे पास 10 होगी तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, केसी हमारे पास 10 होगा। फिर आ जाते हैं 60 एमसीक्यूज में, इन अ रेट इक्वेशन रेट इज इक्वल के ए बी द रिएक्शन इज, तो मेरे पास जो है रिएक्शन क्या है, मेरे पास जो है ए बी, मतलब इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर आ जाते हैं हम लोग
61 एमसीक्यूज पे द रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट क्या है, के है इन द रेट इक्वेशन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन डैश कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर जब होगी तो मेरे पास रेट कांस्टेंट के क्या हो गया इक्वेशन, उसकी जो है रिएक्टेंट की 1 मोलर होगी जब, तब की बात है। फिर आ जाते हैं 62 एमसीक्यूज पे। 62 एमसीक्यूज है मेरा, 62 एमसीक्यूज है मेरा द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड या फिर रिमेन्स द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज द रिएक्शन प्रोसीड या फिर जो है मुझसे बोला हुआ है। तो यहाँ पर जो है द रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन में एक फॉर्म मुझसे बोला है रिमेन द सेम इनिशियली एंड देन इंक्रीज, डी ऑप्शन मेरा ये है। तो मेरे पास क्या है, रिमेन द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिमेन सेम रहता है जब तक रिएक्शन प्रोसीड होता है मेरे पास जब तक। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास 63 एमसीक्यूज पे। 63 एमसीक्यूज है हमारा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेज इज रेज्ड बाय 10 केल्विन। अगर मेरा टेम्परेचर जो है रिएक्टिंग गैसेस बोल रहे हैं, जब मेरा रिएक्टिंग गैसेस का टेम्परेचर जो है रेज बढ़ जाए 10 केल्विन से, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो जाता है, मैंने जब देखा था यहाँ पर तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा था डबल। हमने इसका एक एमसीक्यू भी सॉल्व किया था ऊपर। फिर हमारे पास द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल्स फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन इज। बोल रहे हैं कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोलाइडिंग पार्टिकल्स को इफेक्टिव कॉलिजन करने के लिए, तो मेरे पास कौन सी एनर्जी होती है, तो मेरे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। बोल रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन। नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करी, ओजोन के साथ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी क्या होता है, मेरा पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।